आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने का प्रयास करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वास्तव में किसे कहते हैं। तो यहाँ आप ये जान लें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर दो कंपैटिबल न्यूक्लियाई की आवश्यकता पड़ती है और उनके बीच में प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियासिस एक डिफिनिट टाइम पे और एक रेगुलर इंटरवल पे आते हैं। तो आप ये कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट रिप्रोडक्शन इन विच टू कंपैटिबल न्यूक्लियाई एंड देयर plasmogamy, karyogamy and meiosis at a regular sequence and time। तो ये तो है जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो कंपैटिबल न्यूक्लियाई का मतलब है एक पॉजिटिव स्ट्रेन या मेल और एक नेगेटिव स्ट्रेन या जो है फीमेल न्यूक्लियाई का होना। तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है। अब बात आती है कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये फ्लावर ही सेक्सुअल ऑर्गन्स का काम करता है, सेक्स ऑर्गन्स की तरह से काम करता है। वास्तव में ये फ्लावर है क्या? ये मॉडिफाइड स्टेम है जो कि वेजिटेटिव जो टिप है उसका कंप्रेशन के बाद जो है फॉर्मेशन फ्लावर का होता है। अगर आप किसी भी फ्लावर के अंदर जो है देखें तो आपको उसके अंदर 4 फ्रेगमेंट्स जो है देखने को मिलेंगे, अपेंडेजेज मिलेंगे। अपेंडेजेज जो है देखने को इसके अंदर मिलेंगे। एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को आप थोड़ा समझें। तो आपको जो है कुछ संरचनाएं इसके अंदर देखने को मिलेंगी। इन्हीं को हम अपेंडेजेस के जो है नाम से जानते हैं। ये अपेंडेजेस फ्लावर के अंदर जो है उनको पहला जो अपेंडेजेज है इसको हम सेपल कहते हैं। दूसरा जो है वो पेटल, तीसरा स्टेमेन, चौथा कार्पेल और पिस्टिल। ये सेपल आपस में जुड़ करके कैलिक्स का निर्माण करते हैं, लेक्स का निर्माण करते हैं, पेटल करोला का निर्माण करते हैं, स्टेमेन मेल सेक्स ऑर्गन है और कार्पेल या पिस्टिल जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब इसको हम इस फिगर में समझते हैं। ये सबसे बाहर की तरफ सेपल, इसके बाद पेटल, इसके बाद स्टेमेन और इसके बाद कार्पेल। इस 4 अपेंडेजेस में सेपल और पेटल ये
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका कोई बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है। सेपल आमतौर पे हरे रंग की संरचनाएं होती हैं और ये केवल प्रोटेक्टिव ऑर्गन की तरह से काम करती हैं। पेटल सेपल के बाद दूसरा जो अपेंडेज है, हॉर्ल है, वो थोड़ा सा इलाबोरेट होता है और ये आमतौर पे जिन पौधों के अंदर इंसेक्ट पोलिनेशन हो रहा होता है उनके अंदर ये रंगीन हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को पोलिनेशन करने के लिए। तो ये सेपल और पेटल ये दोनों आमतौर पे स्टेराइल जो है अपेंडेजेज हैं, स्टेराइल हैं। इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई बहुत जो है मतलब नहीं है। ये केवल एसेसरी पार्ट्स के रूप में रहते हैं और फ्लावर के अंदर जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जहां तक स्टेमेन का सवाल है, अगर स्टेमेन के स्ट्रक्चर को आप देखें तो ये आपको एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। स्टेमेन के दो पार्ट्स होते हैं। एक जो उसका टर्मिनल स्ट्रक्चर है, इसको हम एंथर के नाम से जानते हैं, एंथर। और उसका जो बेस वाला पोर्शन है उसको हम फिलामेंट्स के नाम से जानते हैं, फिलामेंट्स। और जिस पोर्शन से फिलामेंट्स एंथर से जुड़ा होता है उसको हम कनेक्टिव्स कहते हैं, कनेक्टिव। तो एंथर बाइलोब्ड है, डाइथिकस है, दो लोक्यूल्स इसके अंदर जो है होते हैं और साथ ही साथ ये टेट्रास्पोरेंजिएट है। नॉर्मली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं इनके अंदर ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। और एक दूसरा जो पोर्शन है वो स्टेराइल पोर्शन है, उसको हम जो है फिलामेंट्स कहते हैं। तो ये नॉर्मल जो एंथर है उसकी संरचना है। जहां तक कार्पेल की संरचना के बारे में बात करें तो कार्पेल के अंदर तीन भाग होते हैं। एक ऊपरी पोर्शन जिसको हम जो है स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा, ये स्टिकी पार्ट होता है। दूसरा पोर्शन होता है स्टाइल और तीसरा जो बेसल बल्बस पोर्शन है उसको हम ओवरी कहते हैं, ओवरी कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि कार्पेल या पिस्टिल के अंदर तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। दूसरी चीज फ्लावर की है कि ऐसे फ्लावर जिनके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही पौधे के अंदर बन रहे होते हैं उनको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिनके अंदर केवल एक स्ट्रक्चर, या तो स्टेमेन या फिर कार्पेल का निर्माण होता है। तो ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर के रूप में जानते हैं। ये यूनिसेक्सुअल दो तरह के हो सकते हैं। एक को हम जो है पिस्टिलेट कहेंगे, पिस्टिलेट। ये ऐसे फ्लावर हैं जिनमें केवल जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। दूसरा जो है स्टेमिनेट, स्टेमिनेट, ऐसे फ्लावर जिनके अंदर सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको हम स्टेमिनेट फ्लावर
जो है कहते हैं। इसके अतिरिक्त वो कंडीशन जिसमें अगर एक पौधे के ऊपर केवल जो है एक फ्लावर या तो पिस्टिलेट या स्टेमिनेट अगर बनते हैं तो उनको हम डायोसियस कहेंगे, डाइओइसियस। और यदि एक ही पौधे के ऊपर पिस्टिलेट फ्लावर और स्टेमिनेट फ्लावर दोनों बन रहे होते हैं तो उनको हम जो है मोनोसियस प्लांट्स के रूप में जो है जानते हैं। इसके साथ साथ ये जो फ्लावर है इसको हम हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरीगाइनस फार्म के रूप में भी जानते हैं। हाइपोगाइनस वो फ्लावर हैं जिनमें ओवरी के बेस से अगर दूसरे स्ट्रक्चर एंड्रोसियम, पेटल और सेपल एराइज हो रहे हैं तो ऐसे फ्लावर को हम जो है हाइपोगाइनस फ्लावर कहेंगे, जिनके अंदर ये जो पार्ट्स हैं वो ओवरी के ऊपर से निकलते हैं, उनको हम जो है एपिगाइनस कहेंगे। और जिनमें ये स्ट्रक्चर चारों तरफ से ओवरी को कवर करके निकलते हैं तो उनको हम जो है पेरीगाइनस के रूप में जानते हैं। तो ये तो अभी तक हमने जो है फ्लावर के बारे में बात किया। अब हम जो है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस के बारे में बात करते हैं कि ये माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या है। आप जानते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनना ही माइक्रोस्पोरोजिनेसिस है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको जो है एंथर की संरचना को समझना पड़ेगा। आमतौर पे जो एंथर है शुरुआती दौर में वो एक स्फेरिकल मेरिस्टेमेटिक पैरेनकाइमेटस सेल्स का समूह होता है, मास ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। शुरुआती दौर में ये आमतौर पे स्फेरिकल होता है, लेकिन बाद में इसके प्रत्येक कार्नर पे कुछ कोशिकाएं, कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इनका जो है डेंस हो जाता है और ये कोशिकाएं वो आर्चिस्पोरियम का निर्माण करती हैं। इन कोशिकाओं को हम आर्चिस्पोरियम के रूप में जानते हैं। एक रफ स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि ये कोशिकाएं जो है आर्चिस्पोरियम के नाम से जानी जाती हैं। अब ये आर्चिस्पोरियम क्या करती है कि अगर हम मैच्योर जो एंथर है उसके स्ट्रक्चर को देखें तो हमको ये ऐनक के आकार की संरचना देखने को मिलती है। इस तरह से, जिस तरह से ऐनक होता है उस तरह से संरचना देखने को मिलती है। यहाँ पे कनेक्टिव्स होते हैं, ये एपिडर्मिस है
और यहाँ इस लोब के अंदर ही ये जो मास है वो डिवाइड करता है। तो सबसे पहले तो ये जो है आर्चीस्पोरियम का निर्माण हुआ। अब हम उसको जो है समझते हैं कि आर्चीस्पोरियम सबसे पहले क्या करती है। ये एक पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा दो कोशिकाओं में रूपांतरित होती है। एक को हम जो है प्राइमरी पेराइटल सेल कहते हैं, पेराइटल सेल, और दूसरे को हम जो है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं। पेराइटल सेल्स वो बाद में पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिविजन्स के द्वारा वाल का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो मॉडिफाइड या तो सीधे जो है मॉडिफाइड हो करके या फिर माइटोसिस करने के बाद ये रूपांतरित हो जाती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर। माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको हम जो है पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं। अब ये पोलन मदर सेल्स ये मियोसिस के बाद 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण करती है। तो ये जो डेवलपमेंट है वो या तो सक्सेसिव होगा या फिर ये साइमल्टेनियस होगा। अगर वो केस मोनोकाट का है तो ये जो माइक्रो स्पोर मदर सेल है इसको यहाँ हम समझते हैं कि सबसे पहले क्या होगा कि इसका जो साइटोप्लाज्म है, सबसे पहले न्यूक्लियाई जो है डिवाइड होंगे और साथ ही उनके बीच में एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है जो बाद में फिर जो है उसको जोड़ देता है। तो एक सेल से 2 सेल्स का निर्माण हो जाता है। फिर ये घटना जो होती है वो मियोसिस फर्स्ट की है। मियोसिस सेकेंड में क्या होता है कि ये दोनों न्यूक्लियाई जो है पुनः डिवाइड करते हैं और इनके बाद बीच में जो है एक वाल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये स्पोर टेट्रेट्स का निर्माण करते हैं। ये 4 माइक्रोस्पोर एक कॉमन बॉडी के अंदर लगे होते हैं। ये घटना आमतौर पे जो है मोनोकाट्स के अंदर देखी जाती है। दूसरी तरफ ये साइमल्टेनियस डिवीजन भी हो सकता है, मतलब जो है इसमें एक न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियाई के अंदर, लेकिन इनके बीच में कोई वाल का फॉर्मेशन नहीं होता है मियोसिस फर्स्ट में, और फिर ये मियोसिस सेकेंड में जा करके 4 न्यूक्लियाई बनाते हैं
और जब 4 न्यूक्लियाई इनके अंदर बन जाते हैं तो वॉल का फॉर्मेशन कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से होता है और इसके अंदर जो है 4 माइक्रोस्पोर्स का निर्माण हो जाता है। अब ये माइक्रोस्पोर्स अलग अलग स्वरूप के होते हैं। एक में ये टेट्राहेड्रल कंडीशंस शो करते हैं, टेट्राहेड्रल 3 एक प्लेन में दिखाई देते हैं और एक जो है उसके अपोजिट होता है, इसको हम टेट्राहेड्रल कहेंगे। दूसरे कंडीशंस में क्या होगा, आइसोबाइलेटरल कंडीशंस देखने को मिलती है। इस तरह से किसी किसी केसेस में ये टी शेप्ड कंडीशंस में होते हैं व्यवस्थित। किसी केस में जो है ये अपोजिट डिकसेक्ट होते हैं। दो न्यूक्लियाई इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, दो जो है अपोजिट डिकसेक्ट इस तरह की संरचना को जो है कहते हैं। तो ये अपोजिट डिकसेक्ट भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये लीनियर भी जो है हो जाते हैं। तो ये व्यवस्थापन जो है इनका होता है। साथ ही साथ कुछ दूसरे जो फैमिली मेंबर्स हैं जैसे कि एस्केल्पियडेसी में ये जो स्पोर्स हैं ये एक कॉम्पैक्ट बॉडी का निर्माण करते हैं। उनको हम पोलिनिया के नाम से जानते हैं। पोलिनिया का निर्माण जो है होता है, ये कॉम्पैक्ट बॉडी होती है, इसमें बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स जो है वो जुड़े होते हैं। तो एस्केल्पियडेसी में तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इसलिए इनको हम पोलिनिया कहते हैं। लेकिन यही पोलिनिया आर्किडेसी में थोड़े से लूजली अरेंज होते हैं। उस कंडीशन में उनको हम जो है मैसुली के नाम से जानते हैं। कुछ और केसेस में पूरा का पूरा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स जो है इन माइक्रोस्पोर्स का, बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स का जो है कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाता है। तो वो कंपाउंड माइक्रोस्पोर्स जो है कहलाते हैं। तो ये अलग अलग जो है माइक्रोस्पोर की व्यवस्था होती है। अभी हम इसको यहाँ छोड़ते हैं, अभी यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। जो कि ये प्राइमरी पेराइटल सेल्स थी, इसने क्या किया कि 3 लेयर्ड आमतौर पे ये स्ट्रक्चर जो है बनाती है। सबसे बाहर की तरफ जो है ये इंडोथीसियम का निर्माण करती है। उसके बाद 2 या 3 लेयर संरचना जो है मिडिल लेयर की बनती है। मिडिल लेयर और अंदर की तरफ जो है टैपिटम लेयर का निर्माण होता है। इंडोथीसियम की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो कि इसके अंदर फाइबर की थिकनिंग पाई जाती है। आमतौर पे ये फाइबर की थिकनिंग यू शेप्ड या सर्कुलर शेप्ड में पाई जाती है और ये हाइग्रोस्कोपिक हो जाती हैं। ये वाटर को एब्जॉर्ब करके हाइग्रोस्कोपिक हो जाती हैं और ये डेहिसेंस में मदद करती हैं। जब माइक्रोस्पोरेंजिया जो है सूखती है तो इसके विदलन के लिए ये मदद करती हैं। साथ ही साथ इनके अंदर ये देखा गया है कि कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जैसे कि एक्वेटिक स्पीसीज, कुछ दूसरी जो स्पीसीज हैं जिनके अंदर क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स का निर्माण होता है, उनके अंदर ये इंडोथीसियम्स जो है नहीं पाए जाते हैं।
मिडिल लेयर आमतौर पे थिन लेयर्ड होती हैं, इफीमेरल होती हैं, मतलब शार्ट लिव्ड होती हैं और जल्दी ही डिजेनरेट कर जाती हैं। लेकिन टैपिटम जो लेयर है सबसे अंदर की तरफ जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण लेयर है और ये ओरिजिन के आधार पे भी दो तरह की होती है। एक को हम जो है पी टैपिटम के नाम से जानते हैं, दूसरे को सी टैपिटम के नाम से जानते हैं। पी टैपिटम पेराइटल जो है लेयर से जो है बनती है और सी टैपिटम का निर्माण जो है वो कनेक्टिव से होता है। और साथ ही फंक्शन के आधार पे भी ये दो तरह की होती हैं। एक को हम जो है अमीबॉयड कहते हैं, अमीबॉयड या प्लाज्मोडियम, और दूसरे को हम सेक्रेटरी सेल्स कहते हैं, सेक्रेटरी सेल्स। अमीबॉयड जो टैपिटम है ये डिसइंटीग्रेट होकर के नरिशमेंट प्रदान करता है माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट के लिए, जबकि सेक्रेटरी सेल्स जिन पौधों के अंदर पाई जाती हैं ये डिसइंटीग्रेट नहीं होती हैं, बल्कि इनके अंदर से जो भोज्य पदार्थ हैं, फूड मटेरियल हैं, वो सिक्रीट होते हैं। इनके अंदर एक महत्वपूर्ण संरचना जो है देखने को मिलती है, जिसको हम जो है ओबिस्ट बॉडी कहते हैं। ये ओबिस्ट बॉडी बाद में जो है ओबिस्ट बॉडी में बदल जाती है, ओबिस्ट बॉडी में बदल जाती है, जो कि एंथर लोक्यूल्स के अंदर पहुंच करके एंथर के अंदर जो उसकी आउटर लेयरिंग है उसको बनाने का कार्य करती है। तो ये तो जो है यहाँ पे हमने समझा कि टैपिटम जो है फंक्शन के आधार पे कितने तरह की हैं। अब हम जो है बात करते हैं माइक्रोस्पोर के बारे में। माइक्रोस्पोर को अगर आप देखें तो एक जो है स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर जो है आपको दो लेयर्ड वाल देखने को मिलती है। बाहर की जो वाल होती है वो थोड़ी सी रफ होती है और इसको हम जो है एग्जाइन के नाम से जानते हैं, एग्जाइन, और अंदर की वाल को जो है इंटाइन के नाम से जानते हैं। एग्जाइन पूरे माइक्रोस्पोर की बॉडी पे होती है, लेकिन एक स्थान जहां जो है इसको जर्मपोर कहते हैं, वहां पे ये एग्जाइन नहीं पाई जाती है। और एग्जाइन ये टफ होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये स्पोरोपोलेनिन बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है और अभी तक नेचर में कोई ऐसा एंजाइम्स नहीं पाया गया है कि जो कि स्पोरोपोलेनिन को जो है डिसइंटीग्रेट करे। केमिकली अगर हम स्पोरोपोलेनिन को देखें तो ये जो है आमतौर पे ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट हैं, ये आमतौर पे ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट हैं या पॉलीमर्स हैं जो है कैरोटीनॉइड्स के या कैरोटीन एस्टर के। जबकि इंटाइन आप जो संरचना होती है वो पूरी संरचना बनाती है और ये पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। पेक्टिन और सेलुलोज इसके अंदर जो है पाए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जिनके अंदर जो है कुछ ऐसे पौधे जिनके अंदर पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है। एक येलोइश कलर्ड का जो है चिपचिपा पदार्थ इनके ऊपर जो है पाया जाता है, उसको हम जो है पोलन किड्स कहते हैं। पोलन किड्स कहते हैं। ये पदार्थ जो है आमतौर पे टैपिटम से निकले हुए पदार्थों से जो है बना होता है और येलोइश कलर का होता है। ये इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करता है। तो ये संरचना जो है आपको देखने को मिलती है पोलन ग्रेन्स की। आमतौर पे ये पोलन ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट है वो मेल गैमेटोफाइट के रूप में वो
माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही शुरू हो जाता है। इस तरह के डेवलपमेंट को हम जो है इनसाइड सीटू कहते हैं। सबसे पहले जो माइक्रोस्पोर्स के न्यूक्लियाई हैं वो एक जो है डिवीजन करते हैं, जिससे ये 2 सेल्स में बदल जाती हैं। जो बड़ी सेल्स है उसको हम जो है ट्यूब सेल्स कहते हैं, ट्यूब सेल्स, और जो है जो छोटी सेल्स होती है उसको हम जेनरेटिव सेल्स कहते हैं, जेनरेटिव सेल्स। ये 2 सेल स्टेज ही आमतौर पे ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर शेडिंग में जाती है, अर्थात ये माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर निकलते हैं। लेकिन कुछ केसेज में ये 3 सेल्ड स्टेज में भी शेडिंग होती है, लेकिन ज्यादातर केसेज में 80% केसेज में जो है ये 2 सेल स्टेज पे ही माइक्रोस्पोरेंजिया के डेhiscence के बाद जो है लिबरेट होते हैं। तो अगर वो जो है केस दूसरा है तो उसके अंदर ये जनरेटिव सेल्स क्या करती है, 2 मेल गैमीट्स के अंदर जो है डिवाइड हो जाती है और इस तरह से ये 3 सेल स्ट्रक्चर में ये बदल जाते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये जब निकलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया से तो ये हवा के अंदर फैल जाते हैं, एयर के अंदर फैल जाते हैं, और ये कभी कभी मनुष्य के अंदर, दूसरे एनिमल्स के अंदर एलर्जी भी क्रिएट करते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है दमा की भी बीमारी आ जाती है और ये बहुत ही नुकसानदायक कंडीशन पैदा करते हैं। भारत में एक कांग्रेस वीड्स के नाम से पार्थेनियम जो है ग्रास आ गई थी, अमेरिका से इंपोर्टेड हुआ था, जो इंपोर्ट हुआ था गेहूं उसके साथ, वो सबसे ज्यादा भारत में जो है पोलन एलर्जी को क्रिएट करता है। उससे काफी लोग जो है इस देश में प्रभावित होते हैं। ये तो रही की बात की मतलब ये पोलेंस जो है किस तरह से लिबरेट हुए, किस तरह से मेल गैमेटोफाइट का इन्होंने निर्माण किया। यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि इधर के दिनों में यूरोपियन देशों में ये माना जाता है, खोज की गई कि ये पोलेंस जो होते हैं वो हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके अंदर जो है पोषण तत्व जो है ज्यादा मात्रा में होता है और इनको टैबलेट्स के रूप में, सिरप्स के रूप में जो है भी बेचा जाता है। मार्केट में बहुत सारे पोलन प्रोडक्ट्स हैं। इनको एथलेटिक्स की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए तथा जो है रेसिंग हॉर्स को देने के लिए आमतौर पे इनका जो है ज्यादातर इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ इस पोलन ग्रेन्स को हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं, एनिमल सीमेन की तरह से इनको भी प्रिजर्व किया जा सकता है। और ये पोलन ग्रेन्स आमतौर पे -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर प्रिजर्व किया जाता है। इस तरह से हमने ये पूरा टॉपिक देखा।